नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनवनी। आज मुझे मेरे अजीज दोस्त राजपाल विमल भाई बापू साहब ने एक बहुत ही लंबा मगर महत्वपूर्ण सवाल किया है। वो जरा कुछ व्यक्तिगत और कुछ सामाजिक है, इसलिए उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सबके लिए उपयुक्त साबित हो सकती है। उन्होंने पूछा है कि मेरी लेखन प्रक्रिया कैसी होती है, खास करके वैचारिक लेखन के बारे में। मैं कैसे संदर्भ इकट्ठा करता हूं, मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं कैसे जो मुझे लिखना है उसकी रचना करता हूं, मुझे अगर वापस लिखना पड़े तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। मगर उन्होंने ये मेरे व्यक्तिगत सवालों के बाद जो महत्वपूर्ण सवाल किया है वो ये है कि जो लोग वैचारिक लेखन शुरू करना चाहते हैं उन्होंने क्या और कैसे करना चाहिए। अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में बहुत बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में बोल चुका हूँ, लिखा भी है, मगर आपके साथ ये अनुभव मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि उनका सवाल मराठी में है, मगर मैं मेरे सारे हिंदुस्तान के दोस्तों के लिए हिंदी में बात कर रहा हूं। अभी देखिए, आप हो, मैं हूं, कोई फर्क नहीं है। विचार हर इंसान के मन में आते रहते हैं, दिन रात आते हैं, जाते सोते हुए भी विचार आते हुए रहते हैं। हम सपने भी जब देखते हैं, वो सपने हमारे विचारों का एक प्रस्फुटन होता है। इसलिए कोई आदमी विचारी है और कोई आदमी विचारी नहीं, ये भेद हम उस ढंग से नहीं कर सकते। विचार हर कोई करता है। सिर्फ विचारों का विषय क्या है, इसके ऊपर विचारों का महत्व कम या ज्यादा आंका जाता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं विचार करता हूं आपकी तरह, मगर मेरे विचार के विषय क्या है। मेरे विचार के विषय होते हैं कि जिस समाज में मैं रह रहा हूं, जिस समाज में मैं अच्छे बुरे अनुभव ले रहा हूं, जिस समाज में मैं सपने देखता हूं और निराश भी होता हूं, वो समाज ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बना, उसके पीछे रहस्य क्या है, वजह क्या है, कमियां क्या है, हम कहाँ गलत हो गए, हम कहाँ सही साबित हुए, इसके बारे में विचार करना ये मेरा निरंतर एक ढंग से छंद है, ऐसा आप कह सकते हैं। समाज ऐसा क्यों है, ये सवाल जब आता है तब स्वाभाविक रूप से दूसरा सवाल आता है कि हमारा समाज माने क्या। हमारी राज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भाषा, संस्कृति, पुरातन क्या था, नहीं था, किसका क्या है, क्या नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं, कभी वैदिक तो हमेशा दावे ही करते रहते हैं, बौद्ध भी दावे करते रहते हैं, जैन भी दावे करते रहते हैं किसी न किसी चीज के बारे में, हिंदू भी दावे करते रहते हैं किसी न किसी चीज के बारे में। कभी उनके ख्याल सही होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, मगर सचमुच वो सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है, ये खोजने के लिए विचार मन में आते हैं और उन विचारों से प्रेरित होकर वो इंफॉर्मेशन कहां कहां से मिल सकती है, ये खोजना काम होता है। आप एक बात ठीक ढंग से समझ लीजिए, ये जो संशोधक शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं या खोजी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली एक डिटेक्टिव होता है। वो एक निजी डिटेक्टिव की तरह वो डिटेक्टिव होता है, वो संस्कृति का डिटेक्टिव होता है। डिटेक्टिव क्या करता है, वो क्या है ये नहीं देखता, क्या नहीं है ये देखने की पहले कोशिश करता है। मैं भी वही करता हूं। क्या नहीं है, जो खोई हुई कड़ियां हमारे इतिहास में कहां है, वो कड़ियां खोजनी पड़ती है।
और उन्हें कड़ियों को जोड़ने के लिए और क्या क्या साधन मिल सकते हैं, और जहां नहीं मिल सकते वहां तर्क कैसे काम आ सकता है, इसके ऊपर सोचना पड़ता है, बहुत विचार करता पड़ता है। हम महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, क्रांतिकारी, इनका इतिहास ही हमें ठीक से मालूम नहीं है। तो 300-400 बाद शिवाजी महाराज का इतिहास, यादवों का इतिहास, शिलाहारों का इतिहास, सातवाहनों का इतिहास, और उससे पहले जो महाराष्ट्र में छोटे मोटे संस्थानिक या छोटे मोटे राजे राज करते, उनके बारे में हम बहुत अनभिज्ञ रहते हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते। मैं बहुत बार कहता हूं कि हिंदुस्तान को इतिहास ही नहीं है। जो भी इतिहास लिखा गया है वो किसी ना किसी विचार विशेष मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उस विचार को बढ़ावा देने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए इतिहास लिखा गया है। कम्युनिस्टों ने भी इतिहास लिखा, मुसलमानों ने लिखा, तवारीखें लिखी, हिंदुओं ने बखरे लिखी, बाद में आरएसएस, तो इतिहास पुनर्लेखन समिति है, वो भी इतिहास लिखती है। मैं ये सोचने की कोशिश करता हूं कि इनका इतिहास का लेखन का नजरिया क्या है। आप भी अगर आप विचारक बनना चाहते हो तो पहले ये समझिए कि किसी भी विचारक का नजरिया क्या है और किन विचारों से वो प्रभावित है, वो सही है, गलत है, या समय का गलत फायदा उठाने के लिए वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। मैं किसी को महत्व नहीं देता। मैं गत काल के एक भी इतिहासकार को हो या महान व्यक्ति को हो, मैं यहां तक कि फुले, आंबेडकर, शाहू को भी इतना सर पे बिठाता नहीं हूं। मैं उनका तटस्थतापूर्वक मूल्यमापन करता हूं। गांधी जी को मैं मानता जरूर हूं, मैं तिलक को मानता जरूर हूं, मैं महात्मा फुले जी को मानता जरूर हूं, मैं आंबेडकर जी को तो बहुत मानता हूं, मगर मानने की बात अलग है और उनको अंतिम समझना, उनको अपने विचारों का एक या तत्व ज्ञान का एक मानबिंदु मानना और उसे ही पड़ाव मानना, ये बहुत गलत है। जो गलती मैं नहीं करता, ये गलती करने की वजह से ही, इसी गलती की वजह से हमें इतिहास नहीं है। जो मैं कहता हूं कि हमें इतिहास ही नहीं है, क्योंकि किसी का भी लिखा हुआ हो, मेरे इतिहास लिखने में भी गलतियां हैं। बात ये नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है, मैं भी गलत हूं। क्योंकि जिन विचार प्रभावों के बीच मैं भी जी रहा हूं, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर होता है। मेरा कहना यह है कि हमें ऐसा माहौल बनाना है जिस माहौल में कोई किसी को अपनी चपेट में ना ले, अपने प्रभाव में ना डाले। अपना कहना जो है वो कहे, मगर वो सिर्फ इतना कहे कि ये मेरा कहना है, मानना है या नहीं मानना है उसको जांच कर आप देखो। स्वीकारना जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं स्वीकारना है उसे मत स्वीकारो। मैं क्या करता हूं, मैं संसाधन जमा करता हूं, करना ही पड़ता है जब आपको किसी मुद्दे को, जैसे भाषा का हो, इतिहास का हो, या किसी व्यक्ति के विगत का हो, जैसे पानीपत का हो। इतिहास में हजारों हमारे सामने सब्जेक्ट्स है, हजारों है। हमने इतिहास को छुआ ही नहीं ठीक से। ये भारतीय लोगों ने इतिहास को ठीक ढंग से छुआ ही नहीं है। तो इतिहास का उनका आकलन वो इतना संकरित है, इतना छोटा है, संकुचित है कि वो भारत के इतिहास के बारे में कुछ भी ठोस विधान नहीं कर सकते। फिर मैं क्या करता हूं, मैं सबूत कैसे जमा करता हूं? सबूत मैं जमा नहीं करता, सबूत होते ही है, सबूत होते ही है। जितने होते हैं
वो तो सबूत है ही। बहुत बातें ऐसी है कि उसके सबूत है ही नहीं। जैसे आप सम्राट खारवेल का लीजिए, राम का लीजिए, कृष्ण का लीजिए, सबूत क्या है आपके पास? आपके पास महाभारत होता है, हरिवंश होता है। खारवेल की बात करते तो शिव शिलालेख होता है। ना जैन साहित्य में ना हिंदू साहित्य में खारवेल का कोई जिक्र ही नहीं मिलता, तो सबूत नहीं है। कृष्ण असल में कौन था इसका कोई सबूत नहीं है। जैन साहित्य का कृष्ण अलग है, बौद्ध साहित्य का कृष्ण अलग है, महाभारत का कृष्ण अलग है। तो कृष्ण को भी एक सबूत में हम ढाल नहीं सकते, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमको इतिहास नहीं है। इसलिए हमारा कृष्ण भी जिसे हम अपना मानते हैं वो कृष्ण है ही नहीं, वो अस्तित्व में ही नहीं है। यहां तक मैं कहता हूं कि शिवाजी महाराज भी शिवाजी महाराज नहीं जो आज हम देखते हैं, वो सचमुच क्या थे, उनकी दृष्टि क्या थी, उनका कार्य क्या था, वो सिर्फ शिवाजी महाराज और उनके जो नजदीकी लोग थे वही जानते हैं। हम खतों में, बखरों में, या अंग्रेजों ने या मुसलमानों ने जो तवारीखें लिखी उसमें हम शिवाजी महाराज ढूंढने की कोशिश करते हैं। कम्युनिस्टों की नजर में शिवाजी महाराज अलग है, संभाजी ब्रिगेड की नजर में शिवाजी महाराज अलग है, आरएसएस की नजर में शिवाजी महाराज अलग है। तो शिवाजी महाराज लोकशाहीवादियों के लिए शिवाजी महाराज अलग है। तो शिवाजी महाराज इन वादियों के बीच में शिवाजी महाराज तो खो चुके, संभाजी महाराज भी खो चुके, तारा रानी भी खो चुकी। आज हमारे पास एक भी ऐतिहासिक व्यक्ति उसके सही मायने में नहीं है। और मैं जो सोचता हूं, मेरे बारे में कहूं तो मैं यही सोचता हूं कि जो मैं देख रहा हूं वो भी सही नहीं है। जो सबूत मैं देखता हूं वो सबूत भी सही होगा, इसका कोई आप ठोस सबूत नहीं दे सकते, क्योंकि सबूत का ठोस प्रमाण नहीं देता। ये हमारे देश में खासियत है। शिलालेख हम लेंगे, बहुत इतिहासकार कहते हैं कि शिलालेख असली साधन होता है। मैंने देखा है शिलालेखों में राज प्रशस्तियां जहां आ जाती है उसमें 90% झूठ का भरमार होता है। सचमुच झूठ का भरमार होता है, जैसे खारवेल का हो, सातवाहनों का हो, या ये ताम्रपट जो मिलते हैं मुंड वगैरह उनका लीजिए। तो हमें हर बात की तरफ शक से देखना पड़ता है। छपा हुआ है, लिखा हुआ है, खुदा हुआ है, इसलिए वही सच है, ये मैं मानता नहीं हूं। मैं सबके ऊपर शक करता हूं। मैं गांधी जी के ऊपर भी शक करता हूं, मैं कृष्ण के ऊपर शक करता हूं, क्योंकि शक किए बगैर हम सच्चाई नाप नहीं सकते। हम अगर शक न करेंगे तो हम सही मायने में विचार नहीं कर सकते। हमारे विचार, बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि आप विचार करते वैसा विचार हम क्यों नहीं करते। सिंपल बात है, मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं आपके जैसे ही एक इंसान हूं। मैं मगर अतीत में हो, वर्तमान में हो या भविष्य की कोई बातें कही गई हो, मैं शक से देखता हूं, मैं सवाल करता हूं और सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं। जो सबूत दिए जाते हैं वो सबूत भी कितने वास्तव है उसकी तर्क से मीमांसा करने की कोशिश करता हूं। एक बात बताता हूं दोस्तों, हमें इतिहास नहीं है, ये जो मैंने कहा, इसलिए हमें वर्तमान नहीं है। जिस समाज का इतिहास ही अप्रामाणिक होता है, अप्रमाणित होता है, उसका वर्तमान कैसे होगा, उसका फ्यूचर कैसे होगा। मैं यही सवाल करता हूं, यही विचार करता हूं। मैं कुछ अलग नहीं हूं, अलग होना भी नहीं चाहता हूं। राजपाल जी और मेरे सारे दोस्तों, मैं यही कहूंगा, आप सवाल करो। भगवत गीता में कहा गया संशयात्मा विनश्यति। सबसे बुरी बात, सबसे अवैज्ञानिक बात जो कही गई
भगवद गीता में संशयात्मा विनश्यति कि जो शक करेगा, जो सवाल करेगा, उसका विनाश होगा। लोग शक करना, संशय लेना, सवाल करना भूल गए और इसीलिए उनके विचारों की लेवल भी गिरती गई, क्योंकि समझने क्या तो विचार बचेंगे क्या? जो है उसी के बारे में है तो है, सरकार ऐसी है तो है, समाज ऐसा है तो है, जाति संस्था क्यों बनी है? बनी है, वो ब्राह्मणों ने बनाई, वगैरह वगैरह वगैरह। हम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें शरद पटेल जी का पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है, वो निवृत्ति वगैरह। हाँ, और यही लगता है कि वो गणमाता थी, ये थी, वो थी, ये अलग संस्कृति थी। हम डॉक्टर सालुंके का जी पढ़ते हैं, हम यही सोचते हैं अरे कितना बुरा हुआ, बलि इतना महान था, इन लोगों ने उसे बदनाम कर दिया, उसके पताल में गाड़ दिया। हम रोते धोते रहने की सोच ये हमारे मन में जब उत्पन्न की जाती है तब हमारा विचार भी ऐसे ही हो जाता है, रोने धोने जैसा। हम ये सवाल नहीं करते कि बलि अगर पताल में गड़ा गया तो आज भी पूरा हिंदुस्तान उसकी पूजा क्यों करता है? नया साल जो शुरू होता है बलि प्रतिपदा का, उसके ही नाम से क्यों होता है? वामन प्रतिपदा तो है नहीं, वामन के नाम पे कोई पुराण भी नहीं है, मगर तो भी हम एक बदमाश, एक झूठे आदमी की झूठी स्टोरी को, ये स्टोरी